स्टेट बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। शुरुआत छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि महादेव ऐप को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि महादेव ऐप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या संलिप्तता है उन्हें बताना चाहिए, क्योंकि महादेव ऐप बंद नहीं हुआ है। भाजपा की क्या संलिप्तता है, प्रधानमंत्री क्यों इसे संरक्षण दे रहे हैं। महादेव में प्रधानमंत्री की क्या संलिप्तता है उसको बताना चाहिए, क्योंकि न महादेव बंद हुआ है न एपीके बंद हुआ है, वो अभी भी लगातार चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी संलिप्तता क्या है, प्रधानमंत्री क्यों संरक्षण दे रहे हैं। इधर रायपुर में प्रथम चरण के चुनाव के बाद पत्रकार वार्ता पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की प्रेस वार्ता। पहले फेज में बीजेपी को भारी बढ़त और चली परिवर्तन की तेज लहर में रमन सिंह ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और 3 मंत्री हार रहे हैं चुनाव, ऐसा कहा है। साथ ही साथ ये भी कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र का व्यापक असर दिख रहा है, जनता का भरपूर साथ मिल रहा है। और भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए ये सारी बातें कही। आज हमारे छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ है, जिसमें राजनांदगांव समेत 20 सीटों पर मतदान हुआ और मैंने स्वयं राजनांदगांव के लखोली, कन्हारपुरी और मोहड बूथ पर जाकर देखा, जहां लोगों में चुनाव के प्रति भारी उत्साह दिखाई दिया। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता भी लगातार मतदान केंद्रों के पास मतदाताओं की सहायता और सुविधा के लिए उपस्थित रहे। लोगों में भाजपा के प्रति जितना विश्वास दिखाई दिया, ठीक विपरीत कांग्रेस के प्रति उतना ही आक्रोश भी था, जिससे यह स्पष्ट हो चुका है कि इस बार राजनांदगांव में भाजपा ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रही है। नक्सलियों के पुरजोर विरोध के बाद भी बड़ी संख्या में हुआ ये मतदान लोकतंत्र की विजय का प्रतीक है। आज शाम 5 बजे तक पहले चरण के मतदान के आंकड़े चुनाव आयोग द्वारा जारी कर दिए गए हैं। इधर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भूपेंद्र दुर्तलरे ने कहा कि रायपुर ग्रामीण में मुद्दा तो बहुत सारे हैं। आज भी रायपुर ग्रामीण पिछड़ेपन का शिकार है। लगभग रायपुर ग्रामीण को 23 साल हो गए हैं और जैसे करते से अभी कुछ विकास नहीं हुआ है। अभी भी कच्चे मकान हैं, नाली की समस्या, सफाई की समस्या, घरों में पानी नहीं पहुंच रहा, रोड नहीं है, कच्ची रोड है, जगह जगह मवेशी बैठे मिलेंगे तथा रायपुर ग्रामीण गांव में नशे का गढ़ हो गया है। गांजा, सट्टा, जुआ, अन्य गतिविधियां बहुत बड़ी हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार रही हो, काफी लंबे अरसे से ग्रामीण में कांग्रेस के ही विधायक रहे हैं, पर स्थानीय मुद्दों पर कोई काम नहीं हुआ। वहां और ग्रामीणों की जनता को इन्होंने ठगने का काम किया। ग्रामीण की जनता ने ठाना है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी को चंगे सतनामी समाज का 1 लाख से 1.5 लाख लोगों का समर्थन प्राप्त है और इस बार बहुजन समाज पार्टी के हाथी छाप को विजयी बनाने का संकल्प लिया गया है। बहुजन समाज पार्टी ग्रामीण रायपुर प्रत्याशी भूपेंद्र दुर्तलरे ने कहा कि काफी लंबे समय से कांग्रेस के विधायक सतना शर्मा रहे हैं, एक ही परिवार सेवा करती आ रही है। अब उनके पुत्र खड़े हैं, अन्य लोगों को मौका नहीं है, अन्य कोई टिकट मिलना चाहिए था, एक ही परिवार से टिकट मिल रहा है। मैं मानता हूं कि इस बार कांग्रेस से बड़ी गलती हुई। बहुजन समाज पार्टी तीसरा विकल्प के रूप में ग्रामीण रायपुर से उभरेगी। दोनों पार्टियों को नकार कर इस बार जनता मन बना चुकी है, हाथी पर ही छाप छोड़ेगी। इधर भारतीय जनता पार्टी के करिश्माई हिंदुत्व चेहरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जनता को ऊर्जा दिए गए पन्ना जिले के अजयगढ़ में जनसभा की और भाजपा के पक्ष में जन समर्थन मांगा। हेलीकॉप्टर से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे अजयगढ़ पहुंचे, कांग्रेस शासन की तीखी आलोचना की और कहा कि देश का भविष्य भाजपा ही बना सकती है और लोगों को काम और रोजगार भाजपा सरकारों ने ही दिए हैं। योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि मैंने देखा है कि वो केदारनाथ गए हैं, वो इसीलिए केदारनाथ गए क्योंकि वो जानते हैं कि वो हारने वाले हैं। कांग्रेस एक अपने आप में समस्या है। अब आप तय करिए कि कांग्रेस जैसी समस्या चाहिए या भाजपा जैसा समाधान। यदि समाधान चाहिए तो भाजपा सरकार को वोट दें। चलने वाली गतिविधियों का प्रभाव एक दूसरे क्षेत्रों में पड़ता है और इसीलिए मुझे विशेष रूप से क्षेत्र में आज आना पड़ा है आप सबसे अपील करने के लिए।
देखिए, अच्छे लोगों को हम चुनते हैं तो अच्छी सरकार बनती है, अच्छी सरकार बनती है तो कार्य भी अच्छा होता है। खराब सरकार बनती है यानी खराब लोग चुन के जाते हैं तो सरकारें खराब बनती हैं, और जब खराब सरकार आती है, गलत लोग सरकार में आ जाते हैं तो काम भी तो गलत ही करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने इंदौर के चुनाव प्रचार में एनआरआई लोगों को विदेश से बुलाए जाने पर भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में खस्ता हालात को द्योतक बताया है। गुप्ता ने कहा कि पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जनता ने इस सरकार को पलटने का मन बना लिया है। इसीलिए अब विदेश से एनआरआई भी चुनाव प्रचार के लिए बुलाए जा रहे हैं। एमपी के पार्टी कार्यकर्ताओं को भी बीजेपी शंका की नजर से देख रही है। मध्य प्रदेश में लूट और कमीशन खोरी की सरकार ने जो कलंक गाथा रची है उसे कोई भी बदल नहीं पा रहा है। सभी बड़े नेता फेल हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का काम क्या आप मोदी जी से और जो है योगी जी से और जो है मौर्य जी से और पूरी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं और 7 इंजनों से नहीं चल रहा है? जो एनआरआई बुलाए जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए इंदौर में, बड़ा तमाशा है। इतने बड़े बड़े नेता रोज मध्य प्रदेश को खूंदे डाल रहे हैं और इसके बाद भी कमी पड़ रही है। इतने कारगुजारियां क्यों की इस सरकार ने, इतने पाप क्यों किए कि अब उन्हें छुपाने के लिए एनआरआई को भी जो है चुनाव प्रचार के लिए बुलाया जा रहा है। धन्य मध्य प्रदेश, धन्य प्रभु कि आपने क्या खेल किया है कि विदेशी आके कह रहे हैं कि हमें वोट दो, हमें वोट दो, लेकिन कांग्रेस जनता के दिलों में घुसी हुई है, जनता की आत्मा बन गई है, जनता के विश्वास और भरोसे का प्रतीक बन गई। इधर श्री मुक्तसर साहिब के निवासी रघु गुंबर और सुमिल गुंबर ने अपने घर में केसर की खेती का सफलतापूर्वक अनुभव किया है। करीब 100 दिन बाद ही उनकी कोशिशें नाकाम होने लगी हैं। अब वो अन्य युवाओं को भी इस पेशे के प्रति प्रोत्साहित करना चाहते हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए गुंबर बंधुओं ने बताया कि इसके लिए उन्होंने काफी रिसर्च करने के बाद अपने घर में एक खास वातानुकूलित कमरा तैयार किया। इस कमरे को चिलर से ठंडा किया जाता है और इस कमरे में केसर की फलियां यानी कि बीज लकड़ी की ट्रे में रखे जाते हैं। उनके लिए लगभग 100 दिनों तक पर्याप्त शीतलता और प्रकाश वाला भौतिक वातावरण तैयार किया गया। अब केसर के फूल खिलने लगे हैं। रघु गुंबर ने बताया कि इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 5 लाख रुपए खर्च हुए। केसर के फूलों को तोड़कर उनसे रस निकाला जाता है, जिसका उपयोग बहुमूल्य औषधियों में किया जाता है। शुद्ध केसर की मौजूदा कीमत 6 लाख रुपए प्रति किलो है। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही वो बक्सों की संख्या बढ़ाकर अधिक केसर का उत्पादन करेंगे। मुक्तसर क्षेत्र में इससे पहले अनुभव से उत्साहित होकर उन्होंने पंजाब सरकार से केसर की खेती के लिए सब्सिडी और अन्य सुविधाओं की भी मांग की है। बेसिकली मैं ला ग्रेजुएट स्टूडेंट ਹਾਂ जी। बस मेरे मन च कोई ख्याल रहिंदा सी कि कोई ना कोई नवा बिजनेस करना, नवा ही करना जिंदा कोई आने वाले समय बहुत ज्यादा स्कोप होवे। फिर मैं बड़ी सर्च की जी। फिर मैं वेख्या कि जिहड़ा केसर दा बिजनेस है वो आपां किते भी कर सकते, केसर दी खेती। फिर मैं इहदे बारे सर्च करी गया स्टडी दे नाल ते हुण मैं इहदे च केसर गां च बहुत ज्यादा सफल होया जी। ये तुहाडे सामने ही है ते इहदे जिहड़ी हैगी केसर दी खेती, मैं ये कहना चाहूंगा कि बड़ी वधिया खेती है ते आने वाले समय इहदा बहुत ज्यादा स्कोप है। इधर भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता एवं नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी के लिए प्रदेश भाजपा की ओर से प्रदेश कार्यालय में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। झारखंड और छत्तीसगढ़ को भाजपा ने बनाया है और इन राज्यों को भाजपा ही संवारेगी। देश में विकास की रफ्तार मौके पर अपने संबोधन में अमर कुमार बाउरी ने पार्टी की ओर से सौंपे गए नए दायित्व के लिए केंद्र एवं प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद दिया और कहा कि उन्हें गर्व है कि वो और अन्य सहयोगी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य हैं। सम्मान समारोह के बाद मीडिया से बात करते हुए अमर बाउरी ने कहा कि पिछले 3.5 वर्षों से झारखंड विधानसभा ने नेता प्रतिपक्ष के नाम पर बाबूलाल मरांडी को मान्यता नहीं दी और इस कारण राज्य की 3.25 करोड़ जनता की आवाज को प्रमुखता से झारखंड विधानसभा के पटल पर नहीं रखा जा सका। अब वो राज्य की 3.25 करोड़ जनता की आवाज और उनके अधिकार को संवैधानिक रूप से सदन के पटल पर रखेंगे। जनता ने पिछले 3.5 वर्षों में वर्तमान सरकार के कार्यकाल को देख लिया है। राज्य सरकार नहीं चाहती कि राज्य की जनता का विकास हो। सरकार सिर्फ अपनी ही तिजोरी को
भरने में लगी हुई है, लेकिन अब ये संभव नहीं। भारतीय जनता पार्टी अब जनता की आवाज को सदन से लेकर सड़क तक उठाने का काम करेगी। देखिए, सरकार कांग्रेस, आरजेडी और जेडीएस के नेतृत्व में चल रही है। ये शताब्दी को झारखंड की जनता को आज गर्त में खींचने का काम किया है, ढकेलने का काम किया है। भयभूत भ्रष्टाचार आज चारों तरफ विद्यमान हो चुकी है और इस सरकार को इस जनता के आवाज से परिचित कराने के लिए एक दायित्व जो मिला है, मैं आप सबके माध्यम से पूरे देश झारखंड की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ। इस सरकार की तमाम खामियां, तमाम इसके अवैधानिक कार्यों को अगले 1 साल के अंदर में जनता के बीच में हम लोग पार्टी का नेतृत्व लेके आते ही है, लेकिन एक वैधानिक दायित्व के रूप में मेरी जो जिम्मेवारी है उसमें मैं लेकर के आऊँगा और यहाँ की जनता को राहत दिलाने के लिए इसे गूंगी बहरी सरकार से मुक्ति दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो पार्टी ने सौंपा है उसके लिए मैं पूरा चेष्टा करूँगा। इधर राज्य भर के पंचायत सचिवालय स्वयं सेवकों ने अर्धनग्न होकर हरमू स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय का घेराव किया। सारे स्वयं सेवकों ने केवल पैंट पहन रखा था और उसके पूर्व सभी जिलों के स्वयं सेवक हरमू मैदान में जमा हुए। वहां से रैली की शक्ल में सहजानंद चौक होते हुए झामुमो कार्यालय पहुंचे, फिर वहां प्रदर्शन किया। इस बीच पंचायत स्वयं सेवकों ने मांगों के समर्थन में नारेबाजी भी की। काफी देर के बाद संघ के 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे से वार्ता हुई। संघ के अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने बताया कि वार्ता में श्री पांडे ने कहा कि अगर पूर्व की तरह स्वयंसेवक प्रोत्साहन राशि पर काम करना चाहते हैं तो हम लोग जल्द से जल्द इस पर आगे बढ़ेंगे। इस पर संघ की ओर से चंद्रदीप कुमार ने स्पष्ट किया कि हमें प्रोत्साहन राशि स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक स्वयंसेवकों के लिए मानदेय की घोषणा नहीं होती, आंदोलन समाप्त नहीं होगा। 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर मुरहाबादी मैदान में प्रदर्शन करने और इसके बाद पेयजल व स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास के समक्ष घेराव कार्यक्रम करने की घोषणा भी की गई है। देश पंचायत शौचालय सचिवालय स्वयं सेवकों की ये निरस्ता है, ये निर्भयता है कि हम लोग इस आंदोलन को प्रदर्शन कर रहे हैं। ये इतिहास, भारत का ये इतिहास गवाह देता है कि अंग्रेजों के हुकूमत, अंग्रेजों के शासनकाल में भी इस तरह से नंग धड़न प्रदर्शन नहीं किया जाता था। भले बहुत तरह का प्रताड़ना दिया जाता था, लेकिन इस तरह का नंग धड़न प्रदर्शन नहीं किया जाता था। ये सरकार, ये हमारे अंग्रेजों के वो हुकूमत को वो शासन प्रणाली का याद दिलाता है जिसमें बहुत तरह का व्यवस्था यहाँ के लोगों को सहन करना पड़ता था। वही व्यवस्था आज हमारे प्रदेश पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक सदस्यों को भुगतना पड़ रहा है। इधर राजधानी और आसपास के इलाकों में करीब 72 स्थानों पर छठ महापर्व का आयोजन होता है। पूजा के दौरान छठ घाटों पर मुकम्मल व्यवस्था हो और व्रतियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर सक्रियता के साथ कार्य किया जा रहा है। महापर्व को लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में छठ घाटों की विशेष निगरानी करने का निर्देश दिया गया। डीसी ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि सभी घाटों पर एनडीआरएफ की टीम के साथ स्थानीय गोताखोरों की तैनाती हो और इसे सुनिश्चित करें ताकि किसी भी घाट पर कोई अप्रिय घटना न घटित हो। इसके अलावा शहर के प्रमुख छठ घाटों पर चेंजिंग रूम की व्यवस्था करने को भी कहा गया है। अवेलेबल होगा और उतने मान लीजिए जहाँ पर भीड़ कम है, थाना प्रभारी को बताया गया कि लोकल वॉलेंटियर्स का यूज करें। दूसरी बात, इन लोगों को डायरेक्शन दिया गया कि कहीं पर भी अगर जो है वो तालाब हो या नदी हो या अगर मान लीजिए वहाँ पर काफ़ी गहराई आगे है तो उसमें रेड टेप लगाएंगे सो दैट कि आदमी को ये पता चले कि इसके आगे नहीं जाना है ताकि दुर्घटना न हो। एनडीआरएफ के जो मतलब स्विमर्स होते हैं, गोताखोर होते हैं, वो महत्वपूर्ण डैम में उनमें लगाई जाएंगी। बाकी जहाँ नहीं है वहाँ स्थानीय गोताखोर को चिन्हित करके थाना प्रभारी को लगाने का निर्देश दिया गया है। बाकी छठ के दौरान पूरे मोहल्ले खाली हो जाते हैं तो वहाँ पर कोई चोरी की घटनाएं न हो, उसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था है उस पर विचार करने को कहा गया है। अब खबर बिहार से। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बयान पर काफी विवाद खड़ा हो गया है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उनके बयान की आलोचना हो रही है। बिहार के कैमूर जिले की महिला सामाजिक कार्यकर्ता एवं भाजपा ने नीतीश कुमार को घेर लिया। बीजेपी कैमूर के जिला अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री को इस प्रकार का अश्लील बयान नहीं देना चाहिए। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता प्रिया कुमारी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री को इस प्रकार का अश्लील भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये महिलाओं के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। इस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने
बिहार की विधानसभा में एक अमर्यादित बयान दिया है जिससे महिलाएं काफी आहत है। और हमारे साथ कुछ महिला हैं बोकारो में, हम उनसे जुड़ते हैं और जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया है विधानसभा में, जिस तरीके का जो बयान आया है विधानसभा में, जो उन्होंने कहा है महिलाओं को लेकर, क्या लगता है इस बयान को लेकर, क्या बोलेंगे आप? ये बिहार विधानसभा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो ये गलत बयान आया है महिला पुरुष के संबंध के विषय में, तो ये बहुत ही अशोभनीय है और निंदनीय है और हम लोग इसका विरोध करते हैं। क्योंकि जिस तरह से उनके घर में भी माँ बहन होगी और वो भी इस दुनिया में आए हैं तो उसका आधार भी वही रहा होगा, पर जिस तरह से गंदे ढंग से बोले हैं। और दूसरा बात ये बोलेंगे कि जैसे कि इंडिया गठबंधन के लोग उनको प्रत्याशी उम्मीदवार प्रधानमंत्री के लिए रख रहे थे, तो ये भी सोचने का विषय है कि किस हिसाब से उनको उम्मीदवार बना रहे थे। क्योंकि ऐसे आदमी की जब सोच ऐसी है तो उसको कैसे वो लोग उम्मीदवार के लिए सोच भी सकते हैं। हमको तो लगता है कि भाजपा छोड़े हैं तो सठिया गए है नीतीश कुमार जी, तो हम लोग चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द इस्तीफा दे, माफी तो मांगे ही मांगे, और ये जो जिस संवैधानिक पद में थे उनको जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए, यही हम लोग मांग करते हैं। आप कानून काम किया, वो महिलाओं को अपमानित किए हैं, इसके लिए उन्हें माफी मांगना चाहिए महिलाओं से। तो देखिए ये साफ तौर पे जो है बोकारो में महिलाओं की जो प्रतिक्रिया है आपने सुना, और साफ तौर पे इनका कहना है कि ऐसे अमर्यादित भाषा का प्रयोग उन्हें नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और महिलाओं के बारे में ऐसी बयानबाजी उन्हें नहीं करनी चाहिए। मैं नीरज, एपीएन न्यूज के लिए बोकारो। आम आदमी पार्टी के राजस्थान वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र केडिया ने एपीएन से बात करते हुए कहा कि राजस्थान में उन्होंने 88 प्रत्याशियों को। इधर सांगानेर से कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज ने विधानसभा के विभिन्न वार्ड्स में जनसंपर्क किया और विकास के आधार पर लोगों से वोट देने की अपील की। इसके बाद भारद्वाज ने पत्रकार कॉलोनी स्थित कानाराम पैराडाइज में एक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। यहां पर भारद्वाज का जमकर सत्कार किया गया। कार्यक्रम में करीब 5000 लोगों से ज्यादा की भीड़ मौजूद थी। भारद्वाज ने सभी का आभार जताया और इस दौरान भारद्वाज ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव हारने के बाद भी पूरी ईमानदारी के साथ जनता की सेवा की और अनेक विकास के कार्य कराए। उन्होंने कहा कि पिछली बार मुझे 73,000 वोट मिले थे। उनका कर्ज चुकाने के लिए जो भी मेरे पास आया मैंने उसकी निस्वार्थ सेवा और मदद की। मैंने क्षेत्र की जनता से किसी भी काम के कोई पैसे नहीं लिए। उन्होंने ये भी कहा कि आमतौर पर नेताओं पर इस तरह के आरोप लगते रहते हैं, लेकिन मैं इन सब से दूर रहा। भारद्वाज ने कहा, आपके आशीर्वाद से विधायक बनने के बाद भी मुझसे इस तरह की कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। उन्होंने जनता से सवाल किया कि आप 10 दिन पहले आए किसी प्रत्याशी को वोट दोगे या फिर उसे जो 5 साल से परिवार की चिंता किए बगैर आपके लिए दिन रात मेहनत करता रहा। इस पर मौजूद लोगों ने पुष्पेंद्र भारद्वाज का नाम लिया और इस मीटिंग के बाद सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ भारद्वाज वहां से मध्यम मार्ग पहुंचे। धौलपुर की सियासत में दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र के करीब 200 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया, जिसमें बसेड़ी के पूर्व प्रधान लाखन सिंह खिडोरा, पंचायत समिति के वर्तमान प्रधान, प्रतिनिधि, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और कार्यकर्ता शामिल रहे। पूर्व प्रधान लाखन सिंह खिडोरा के नेतृत्व में सभी लोग आज सोमवार की देर शाम को राजस्थान वित्त आयोग के चेयरमैन प्रद्युम्न सिंह के निवास पर पहुंचे और कांग्रेस में वापस से शामिल हो गए। बसेड़ी के पूर्व प्रधान लाखन सिंह खिडोरा ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पिछले 1.5 साल पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन की थी और बाड़ी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने जब उन्हें टिकट नहीं दी तो वो वापस अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में पुनः शामिल हो गए हैं, जिससे बीजेपी को बड़ा झटका चुनाव के दौरान लगा है। बीजेपी से बगावत करने के बाद आज पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री यूनुस खान ने निर्दलीय रूप में डीडवाना से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। ये पहला मौका है जब यूनुस खान ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा है। इससे पहले वो डीडवाना विधानसभा से 4 बार भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें से 2 बार उन्हें जीत मिली थी और पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया था। आपको बता दें कि आज यूनुस खान के आवास पर एक आम सभा का आयोजन हुआ, जिसमें यूनुस खान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ यूनुस खान रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीएम जीतू कुलहरी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया।
इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा बल्कि डीडवाना की जनता लड़ रही है। मैंने जनता के आदेश पर ही चुनाव लड़ना स्वीकार किया। यूनुस खान ने यह भी कहा कि इस बार का चुनाव बेहद खास होगा क्योंकि ये चुनाव भ्रष्टाचार, कुशासन, अनीति और अत्याचार के विरुद्ध होगा। ये चुनाव डीडवाना के मान सम्मान और विकास के लिए लड़ा जाएगा क्योंकि जनता कांग्रेस के कुशासन से तंग आ चुकी है और अब मुक्ति चाहती है। लोकतंत्र में सतत चलने वाली चुनाव की प्रक्रिया में विधानसभा चुनाव 2023 डीडवाना विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आज मैंने नामांकन किया है। जिस तरीके का स्नेह और प्यार और आशीर्वाद स्थानीय मतदाताओं का और विशेष रूप से कहूँगा बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक का डीडवाना क्षेत्र के लोगों का आज मुझे मिला है, ऐसा प्यार, ऐसा आशीर्वाद, ऐसा स्नेह, ऐसी लगन मुझे उत्साहित भी करती है और मैं ये कह सकता हूँ कि न भूतो न भविष्य। भारतीय जनता पार्टी के हवा महल प्रत्याशी महामंडलेश्वर बाल मुकुंद आचार्य ने विधिवत पूजा करके कार्यालय का उद्घाटन किया और इस अवसर पर हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे और अपने सहयोग व अपना मत देने का वादा किया। एपीएन से बात करते हुए महामंडलेश्वर ने कहा कि इस बार कमल खिलेगा, डबल इंजन की सरकार आएगी, कमल पर लक्ष्मी विराजमान होती हैं। लक्ष्मी जी समृद्धि, सुख और शांति का प्रतीक हैं। भारतीय जनता पार्टी कमल के साथ अगले 5 सालों के लिए नहीं बल्कि 500 सालों के लिए समृद्धि ला रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सनातन सदैव था, सदैव रहेगा और भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म के साथ रहकर कार्य करेगी। भारतीय जनता पार्टी के सभी कर्मठ कार्यकर्ता मिलकर रुके हुए विकास कार्यों को संपूर्ण करेंगे। इंजन की सरकार बन रही है, कमल का फूल पूरे राजस्थान में खिल रहा है और कमल के फूल पे लक्ष्मी जी विराजमान है। लक्ष्मी समृद्धि है, सुख है, शांति है, ऐश्वर्य है और 5 साल की नहीं, लक्ष्मी जी यहाँ आने वाले 500 साल की समृद्धि ला रही है। ऐतिहासिक रूप में यहाँ कमल खिलेगा और भारी बहुमत से हमारी भाजपा सरकार बनेगी और हम सब भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता, हम लोग सभी मिलकर सामूहिक रूप से इस राजस्थान का जो विकास रूप है उसको काम आगे बढ़ाएंगे। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।